नमस्कार, मैं ऋतु तिवारी वंदे मातरम इंडिया न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं जंतर मंतर पे, जहाँ पे मैं जिंदा हूँ का एक टाइटल है। वहाँ पे जो आदमी है जो रहते हैं संतोष मूरत सिंह जी, उनके बारे में बताना चाहूँगी। ये पिछले 20 सालों से अपने आप को जिंदा साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि सरकारी दस्तावेजों में इनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों किया गया है? तो आइए उनके बारे में उन्हीं से जानते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही है। तो नमस्कार जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार। जनता जनार्दन को प्रणाम। बैठ जाइए मैम, आपको दिक्कत ना हो, बैठ बोलिए। से बात करिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए अपने लाइफ के बारे में, ये घटना कैसे हुई, क्या है इसका रीजन? जी, मेरे लाइफ के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो सर्च में ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह। मेरे 20 वर्षों का संघर्ष आप गूगल पे भी देख सकते हैं। और मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है। मैं जिंदा हूँ और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं लगा। दिल्ली के जंतर मंतर पे हम 1 जनवरी 2012 से अनिश्चितकालीन धरनारत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे जू नहीं लगा। यहीं से मेरा दिल्ली पुलिस ने 151-701 में जो है चालान भी किया था। तिहाड़ जेल भी 14 दिन रह के आए और वहीं से तिहाड़ जेल से ही हमने इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का नामांकन हमने भरा। और उसके बाद फिर पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने मुझे कवर किया, मेरे बातों को दिखाया, रखा। तो मुझे लगा कि मैम अब मैं ज़िंदा हो जाऊंगा, लेकिन बोले कि जब तक सुर्खियों में रहे तब तक मामला ठीक रहा, मतलब हाँ हो जाएगा। फिर रात गई, बात गई, फिर भूल गए सब। फिर यहीं से डेडमैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी। सुषमा मैम का जो है कि किडनी ख़राब था, तो एम्स अस्पताल में हमने जाके ऑफ़र किया था, तो वो भी काफ़ी सुर्खियों में मामला रहा। मैम ने भी इंडिया भारतीय दूतावास कहाँ है फाइल उन्होंने लगाया। फिर भी मुझे उम्मीद बनी कि चलो अब सुषमा स्वराज जैसी तेज नेत्री मैम मेरे प्रकरण में संज्ञान ली है, तो अब मुझे ज़िंदा कर दिया जाएगा। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य कह सकती है कि मैम का देहांत हो जाने के बाद फिर मामला मेरी फाइल ठंडी पड़ गई। फिर उसके बाद लोकसभा, विधानसभा, जितने भी चुनाव आते हैं, मैम से मुझे बड़ी उम्मीद थी कि चलो मैम को मैंने किडनी ऑफ़र किया है तो मैम जो है मुझे ज़िंदा करवाने में सहयोग करेंगी। सो मैम का भी देहांत हो गया, वहाँ भी उम्मीद जो है टूट गई। फिर बनारस से हमने नामांकन भरा, कानपुर से भरा, हर जगह मतलब जहाँ जहाँ ऐसा मौका देखे वहाँ से नामांकन जाके हमने भरा। लेकिन बोले कि ज़िंदगी तो हमारी खारिज किए ही थे लोग, पर्चा भी खारिज पे खारिज किए जाते हैं। और फिर भी हम लड़ रहे हैं मैम। बोले जब तक सांसों में सांसें हैं तब तक लड़ेंगे। और मैं फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब का भी हूँ। ये कहानी शुरू होती है मैम सन 2000 से। सन 2000 में हम अपने गांव में थे, मेरे पिताजी आर्मी में थे, मैं फ़ौजी का बेटा हूँ। और 1988 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ। ऑल प्रॉपर्टी मेरे नाम से 1988 में हो गई और सन 2000 तक चलते आई। माताजी का भी देहांत हो गया था 1995 में। अकेले ही थे माता पिता के पुत्र हम। और उसके बाद 2000 तक नाम चलते आए। तो सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच मूवी की शूटिंग के लिए हमारे गांव में आए और वहीं पे मेरी मुलाकात हुई। बोले आप फ़ौजी के बेटे हो, आप हमारे साथ बॉम्बे चलो और देखते हैं हमारे साथ रहोगे, काम करोगे तो। क्योंकि मैंने उन्हें कुछ कुकिंग करके जो है कि डिश खिलाया था, तो उसके वजह से उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने ऑफ़र कर दिया कि चलो हमारे साथ। अब चूँकि इतने बड़े फिल्म स्टार ने ऑफ़र किए तो हम चले गए मैम। 2 साल हम नहीं आए, 2 साल बॉम्बे में ही रह गए। तो 2 साल के बाद क्या हुआ कि गांव के लोगों ने ही मुझे फ़ोन किया कि संतोष आज आपका मरने का खाना है, यहाँ पे पार्टी है। तो मुझे लगा कि कुछ पार्टी वार्टी होगी भाई, कुछ ऐसे ही मुझे मतलब मजाक कर रहे हैं। शो हालांकि 13वीं थी, जिसको मरने का खाना बोलते खिलाते वो था। तो शो हालांकि हम 13वीं में तो नहीं पहुंच पाए। 13वीं के बाद 2-4 दिन के बाद पहुंचे तो करण अर्जुन फिल्म की तरह जो भी मुझे कोई देखे बोले सॉकेट हो जाए, कहे कि अरे यार आप जिंदा हो, आप जिंदा हो, आप जिंदा हो। मतलब काफ़ी लोगों ने बोला मुझे, तो मुझे भी फील हुआ अरे यार ऐसा क्यों सब लोग बोल रहे हैं। तो कुछ लोगों से हमने सजेस्ट किया तो बोले थाने में जाओ, पुलिस के पास गए तो पुलिस का कहना था कि देखो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ 1000-2000 के लिए खून खराबा हो जाता है और ये 12.5 एकड़ ज़मीन का मामला है। और वैसे भी आप इतने बड़े फिल्म स्टार के यहाँ जॉब करते हो, वहाँ चले जाओ, वहाँ कमा के अपना खाओ कमाओ, यहाँ का सब मैटर भूल जाओ। फिर हमने नाना जी को फ़ोन किया। नाना जी बोले किसी वकील से जाके संपर्क करो। वकील से संपर्क किए तो बोले कि वो नकल निकालना पड़ेगा।
कि इन लोगों ने क्या गड़बड़ किया है। तो फिर वकील से जब नकल निकलवाए सब, तो वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में सन 2003 में मेरे चचेरे ताऊ काका भाई अजय सिंह, नारायण सिंह, चितनारायण सिंह, दुर्गा सिंह, सुरेश बहरी, काफ़ी लोग, भूतपूर्व ग्राम प्रधान संजू देवी, इन लोगों ने एक एफिडेविट लगा दिया, लापता मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, आई मीन मैं मर चुका हूँ। और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा दिया और एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को ऐसा बेचना खरीदना शुरू कर दिया। अब ये कह सकते हैं कि मतलब एक अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब मैं ज़िंदा हूँ लेकिन एक ऐसे इशू में मुझे बजा दिए कि अब मैं 20 सालों से ये साबित कर रहा हूँ कि मैं मरा नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। जब अपने आप को पहले जीवित घोषित कर लूँगा तब ना मेरी प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब अब तो ये हो गया ना अंधा कानून। हाँ, तो अब वो साबित करने में 20 साल गुजर गए मैम। जिंदा तो नहीं हुए, लेकिन आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों ने मेरे हर विचार को, हर कष्ट को, हर तकलीफ़ को दिखाया, रखा। उसके लिए हम सदैव लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया के आभारी थे, आभारी हैं, आभारी रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पत्रकार महोदया आते हैं जो कि सिर्फ टीआरपी के चक्कर में, तो ऐसे लोगों से हम थोड़ा परहेज भी करते हैं कि भैया नेम फेम हमारा, बोले आप सेलिब्रिटी हो, बोले सेलिब्रिटी है तो हम क्या करें ऐसे सेलिब्रिटी का। अभी खाने के लाइन में यहीं पे खड़े हो जाए, जलील करके खाना खिलाते हैं। मतलब ऐसा आपको एहसास दिलाएंगे कि वो मतलब शरीर जिंदा है, उनकी आत्माएं मर चुकी है। मतलब चल 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 निकल, इधर खाना नहीं है। मतलब मैं भी एक फौजी का लड़का हूँ यार, इंसानियत को ज़िंदा रखो। कम से कम 2 वक्त का रोटी किसी को खिला दोगे तो कोई कम नहीं होने वाला है, लेकिन उसके लिए भी जलील होना पड़ता है। और जलील होके रोटी भी जहर के समान होती है। तो मैं 2-3 दिनों से यहाँ भी इनका भी नहीं खाना खा रहा हूँ। बोला मैं नहीं, वैसे भी मरा हुआ हूँ ही, अगर नहीं 2 रोटी खिला दोगे तो क्या मैं मर नहीं जाऊँगा? एक ठप्पा तारा नहीं लगेगा ठप्पा तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? 2 रोटी मुझे नहीं खिला दोगे तो मैं क्या ज़िंदा नहीं रहूँगा? ठीक है, मरा हुआ हूँ, लड़ रहा हूँ ना, मत सिंपैथी दिखाओ। तो ये लोगों की मानसिकता इतनी बदल चुकी है। कोई है हिंदू मुसलमान, सरकारी विभाग के लोग हैं, वो जिंदा मुर्दा, मतलब कह सकते हैं मैम कि बड़ा ही मतलब कष्टमय ज़िंदगी से हम गुजर रहे हैं। कि मतलब आज के दौर में इंसानियत, मानवता सिर्फ किताबों में रह गया है। वाकई में अगर आप किसी को देखो, अगर ये तख्ती लटका के मैं खड़ा हो जाता हूँ तो सबसे पहले तो सामने वाला हंसता है, तो चलो हंसता है तो कम से कम इतना तो मुझे वो होता है कि चलो यार मुझे देख के आपके चेहरे पे स्माइल आई, फेस आपका हंसने लगे, उतना तो मैं सहन कर लेता हूँ। लेकिन जब कोई कमेंट करता है और जलील करके 2 रोटी देता है, तो जी ऐसा चाहता है कि अपने शरीर में बम बांध के एक साथ सबको ब्लास्ट कर दूँ पूरा संसद में जाके कि देखो एक मुर्दा क्या कर सकता है। लेकिन क्या करें, फिर भी मैं ज़िंदा हूँ और तब भी संघर्ष कर रहा था, अब भी करूँगा। और 61 बार पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी भी कर चुकी है। 61 बार ये लोग गिरफ्तार करेंगे तो आरती तो उतारेंगे नहीं। कितनी बार मुझे ठोका है, आज मेरी आंखों में आंखें डाल के कोई पुलिस वाला देखे और बात करे, है कोई ऐसा? क्योंकि कितनी बार मुझे ठोके हो, कितनी बार जलील किए हो, खाने से लेके, धरने से लेके, जीवन यापन जो कर रहा हूँ उससे लेके। तो मुझे नहीं लगता है कि मैम ये लोग का शरीर जिंदा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी है। अगर इनका आत्मा जिंदा होता तो मुझे कब का जिंदा कर देते, मेरा सहयोग करते। आज क्यों प्रशासन को पहले आगे किया जाता है? अगर मैं किसी नेता मंत्री से मिलने जाता हूँ, क्या मुझे बाई नेम बाई फेम कौन नहीं जान रहा है? पीएम, सीएम, डीएम सब, इंडिया डेड मैन प्रेसिडेंस रेसिंग। जब मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता हूँ तो पूरे वर्ल्ड की मीडिया कवर करती है, तो राष्ट्रपति नहीं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुर्दे जिंदा से सरकार डरती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है। तो पुलिस को भी ये सोचना चाहिए कि जेन्युइन मैटर है, ऐसा नहीं कि मैं कोई आतंकवादी हूँ, मैं कहीं से टपक गया हूँ, आप जलील करोगे, 2 रोटी के लिए जलील करोगे, खड़ा रहने के लिए जलील करोगे। अरे मत करो ऐसा साहब, आपकी भी औलाद है, कहीं ना कहीं से उस पर भी पड़ेगा। और ये मुर्दे की कम से कम अगर दुआ नहीं ले सकते तो बद्दुआ भी मत लो, क्योंकि ये बद्दुआ ना डायरेक्ट असर करती है आपके औलाद पे। ये है मैम, और आप पूछ सकते हैं जो भी इस तरीके से आपको सुर्खियों का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन आपकी पहचान अभी तक आपको मिल नहीं पाई है। हाँ, मेरे जीवन पे बॉलीवुड में सलमान खान साहब, जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा, हमारे जीवन पे फिल्म बना के कर दिए हैं। कागज मूवी आप देख सकती हैं,
और गांव में मेरे दयात परदार चचेरे भाई मुझे मरा हुआ घोषित करके ज़मीन हमारी कब्जा तुम्हारा वहाँ कर लिए हैं। और यहाँ हम जो है कि लाइन लग के कभी CRPF के कैंप में खड़ा हो जाता हूँ कि साहब 2 रोटी मिल जाएगी क्या, वहाँ भी जलील होना पड़ता है, चल निकल ले, नहीं है हमारा स्टाफ खा लेगा तब मिलेगा। तो आखिर कब तक मैं झेलूँ, कब तक इनके आत्मा को मैं ये दिखाऊं कि नहीं यार अब तो आप लोग मान लो कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन मानने को कोई तैयार ही नहीं है। मैं कैसे साबित करूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कंकाल या हूँ इंसान। इस बात का फैसला कौन करे। जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान, ये हाल है। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं उन्होंने जानबूझ के इस तरीके के दस्तावेज वगैरह बनाए हो ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी हासिल कर सकें। जी, ये सारा प्रकरण प्रॉपर्टी के लिए ही किया गया है, लेकिन इसमें तो मिली भगत सबकी है ना मैम। शासन, प्रशासन, तहसीलदार, कानीगो, SDM सब लोग मिल के जो है कि रिश्वत का ईंधन आप डाले नहीं वहाँ पे, और वहाँ यमराज का काम ये लोग शुरू कर दिए। अरे ज़िंदगी लेना देना ये यमराज का काम है, भगवान का काम है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग यमराज बनने की कोशिश मत करिए, आपका भी टाइम आएगा, आपको भी मरना है, मैं भी मरा हूँ, मुझे भी मरना है, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाओ, कम से कम 100 साल लोगों के दिलों में ज़िंदा रहो। 100 वर्ष अगर आप ज़िंदा नहीं रह सकते तो कम से कम 100 साल लोगों के दिलों में ज़िंदा रहो, ऐसा कुछ काम करो। किसी को जलील करके अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी को बुरा भी मत बोलो। अगर आपके पास नहीं है मत दो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं तो न्याय की भीख 20 सालों से मांग ही रहा हूँ। उसमें अगर आप 2 रोटी मुझे दे देते हो तो जलील करके 2 रोटी दोगे, मत दो साहब, नहीं चाहिए ऐसी रोटी, रखो अपने पास, रखो, नहीं चाहिए। चेहरा आदमी की पहचान होता है, तो इसमें अभी आधार कार्ड में भी आपकी फ़ोटो होगी, बाकी चीज़ें भी होंगी, आपके पास ID प्रूफ वगैरह, आपने उन चीज़ों को कभी यूज़ करके बोला है सरकार से कि हाँ मैं जिंदा हूँ? मतलब आप कोशिश कर रहे हो 20 सालों से, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है अभी तक? मैम, आप आज शायद मेरा पहला इंटरव्यू ले रही हैं, आपके चैनल पे शायद पहली बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया बचा होगा जिस पे मेरा इंटरव्यू नहीं होगा। तो जब इतने चैनलों पे इंटरव्यू, इतने चैनलों पे बाइट है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो क्या सरकार अंधी बहरी है? अंधा कानून तो सुनते मैं आया हूँ बचपन से कि अंधा कानून होता है। सरकार तो अंधी नहीं है, उसको तो दिखता है, हर एक पेपर का कटिंग सरकारी उसमें जाता है, जहाँ पे सरकार का मेन ऑफिस होता है वहाँ पे जाता है। तो ये लोग को मालूम नहीं है कि नहीं भाई ये बंदा इतने साल से जो है कि यहाँ धरना दे रहा है, प्रोटेस्ट दे रहा है। मेरे बारे में बड़े बड़े सेलिब्रिटी नाना पाटेकर साहब यहाँ पे आके मेरे साथ धरने पे बैठ के खाना खाए, नसरुद्दीन शाह साहब आके बैठ के खाना खाए, 93.5 रेड FM रेडियो मिर्ची पे RJ रौनक के साथ 15 दिन कैंपियन चलाए। तो ये सब नहीं इन लोग को मालूम है, सबको मालूम है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हो, पूरे वर्ल्ड का जो है कि विदेश के पेपर में, अल जजीरा में कहा जाता है कि क्या भारत मुर्दों का देश है, तो मुझसे पूछा जाता है, जब कोई बड़ा चैनल मुझसे पूछता है कि संतोष जी बताइए आपकी तरह ऐसे बहुत से मुर्दे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत मुर्दों का देश था या है या बनते जा रहा है? तो मुझे बड़ा दर्द होता है महसूस कि मैं क्या बोलूं। फिर भी मैं बोलता हूं कि मैं भारत का हूं और मैं एक फ़ौजी का बेटा हूं। और फ़ौजी का बेटा, भले ही मेरे पिताजी जो है कि मेरे फ़ौज में थे और भले ही मुझे फ़ौज ना माने, जलील करे, गाली दे, 2 रोटी के लिए भगाए, दूर दूर आए, फिर भी मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ तो हूँ। आपको जो समझना है वो समझो। और मैं तब भी संघर्ष कर रहा था, अब भी करूँगा, आगे भी करूँगा। लतिया दो मुझे, गाली दे दो, ठोकर मार दो, लाठी चार्ज कर दो, कितना मारोगे, लेकिन जब तक मेरे सांसों में सांसें हैं तब तक मैं ये साबित करूँगा कि मैं सही था, आप गलत। ये जो आपके बाकी के रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनका कांटेक्ट है अभी आपसे? चेहरा आदमी की पहचान होता है, तो आपके चेहरे को देख के वो आपको पहचान नहीं पा रहे, आपको साबित नहीं कर पा रहे? रिलेटिव, देखिए पैसे की पहचान यहाँ करता नहीं मोहब्बत कोई, है ना। तो अगर आपके पास पैसा है, अब यही तो हम जिक्र कर रहे हैं, अभी मैं VIP व्यवस्था में रहता तो लाइन में लग के 2 रोटी के लिए क्यों जलील होता? साहब 2 रोटी दे दो ना, बोला नहीं अभी मेरे स्टाफ का हो जाएगा तो आना। तो सवाल घूम फिर के क्या हो रहा है? पैसे की पहचान यहाँ करता नहीं मोहब्बत कोई यहाँ। तो अगर मैं इतना कैपेबिलिटी होता ही तो अभी आपके पास पैसा आ जाएगा, सब रिश्ते नातेदार आपके लेफ्ट राइट में घूमने लगेंगे।
अभी आपके पास कुछ नहीं है, छोड़ो यार, मरा हुआ आरती कफन लगा के वो खुद ही पड़ा है। उल्टा उसके पास जाओगे, बोलेगा भूखा है, खाना भी नहीं खाया हूँ, खाना भी खिलाना पड़ेगा या चाय पिलाना पड़ेगा। सपोज दैट अभी आपसे ही, मैंने भैया से ही जिक्र किया, आपके जो मेन हेड चीफ एडिटर है या चैनल के मालिक हैं, बोले साहब देखो जितने लोग मीडिया वाले आते हैं डायरेक्ट आईडी मुंह में लगा देते हैं, सर आपके प्रकरण में ये करना है वो करना है। अरे यार कोई ये भी तो पूछ लिया करो कि खाना खाया, जब अंदर जान रहेगी तभी तो मेरी आवाज़ निकलेगी। पहले मुझे खाना खिलाओ, बाद में इंटरव्यू लो। तो अगर उनका शरीर आत्मा जिंदा है तो खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, बाद में इंटरव्यू लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई आपको इंटरव्यू देना है तो दो, ये क्या ज़बरदस्ती वांट है क्या? खाना खाओगे तो ही इंटरव्यू दोगे। आपके जैसे 556 है, वो भी बोल के निकल जाए, उनका भी सुन लेता हूँ मैम। तो सुनना, करनी और कथनी में दोनों अंतर होता है। तो किसी का बोले जमीर जिंदा है, किसी का जमीर मर चुका है। तो जिसका जिंदा है वो चाय पिला देता है और जिसका मर चुका है वो जलील करके मुझे भगा देता है। तो अब मैं सबसे लड़ तो नहीं सकता हूँ ना कि आपने क्यों नहीं मुझे चाय पिलाया, आपने क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि मैं कर्जा तो दिया नहीं हूँ किसी को। भाई ये आपकी मानसिकता और आपके संस्कार, आपके विचार पे डिपेंड करता है कि आपके संस्कार कैसे रहे होंगे कि 2 रोटी के लिए किसी को जलील कर देते हो, भगा देते हो। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है मैम। एक तरीके से आपकी पहचान ये बन चुकी है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि इस बोर्ड पे ये लिखा है 13वीं हो गई है मगर मैं जिंदा हूँ। जी, आप इस बोर्ड को लेके अपनी पहचान मांगना चाहते हैं सरकार से, जो कि पिछले 20 सालों से आप खो चुके हैं। जी बोले पहचान तो मैम मेरी इतनी बन चुकी है कि पूरा देश विदेश ऐसा कोई बचा नहीं चैनल या देश विदेश के लोग नहीं जान रहे। लेकिन जो मुझे आइडेंटिटी चाहिए, जो मेरा आईडी जहाँ मेरा शोषण हुआ है वहाँ पे मुझे जीवित घोषित करे और वहाँ पे मुझे अलाइव घोषित करके मेरा जो नुकसान हो रहा है 20 वर्षों से, अगर मैं कहीं नौकरी भी करता, मेरा एक सपना था, मैं फौजी का लड़का हूँ, मैं फ़ौज में जाके जो है कि कैंटीन में भी काम करूँ या कुछ ऐसा करूँ कि ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो कम से कम इतना तो रहे कि जो मेरी आइडेंटिटी है कि मैं कौन हूँ, मैं भारत का हूँ, मैं फलाने व्यक्ति का एक फ़ौजी का लड़का हूँ और साथ में ज़िंदा हूँ। तो ये सबसे पहले प्रूफ होना चाहिए और ये प्रूफ अगर सरकार करती है तो सरकारी महकमे के लोग, कितने लोग सस्पेंड होने वाले हैं आपको काउंटिंग करेंगी। एसडीएम, तहसीलदार, कानीगोल, लेखपाल, शासन प्रशासन, पुलिस। अब पुलिस को एफआईआर लिखा गया 28/6/2012 को। उस समय तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव थे। पूरी मीडिया मुझे लेके गई वहाँ पे, तो वहाँ लखनऊ हजरतगंज थाना में 28/6/2012 को एक एफआईआर स्वयं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लिखवाते हैं। आज तक उस एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने आरटीआई से रिपोर्ट मांगी तो उसमें पूर्व विवेचना, जो पुलिस विवेचना करने गई थी, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। तो पता लगा पुलिस ने भी एफआईआर किया कि केस का अभी सॉर्ट आउट हुआ ही नहीं, आप फाइनल रिपोर्ट कैसे लगा दिए? मतलब वहाँ गए जांच करने, वहाँ माल खा के आपने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। तो यही तो हो रहा है कि अरे यार वो मुर्दा है, उसके पास क्या होगा। हाँ, हम लोग से मिलो, हम लोग जो है कि आपका खर्चा पानी दे देते हैं। तो बोले हाँ यार वो तो बात सही है, छोड़ो जाने दो, वो मरा ही रहेगा तो क्या अपने को फ़र्क पड़ेगा। और वैसे ही सरकार भी सोच रही है कि ये वोट से क्या, लेकिन वोटर आईडी भी मेरा है। वोट डालने के टाइम मुझे हेलमेट पहना के सरकार के वो लोग लेके जाते हैं। क्यों नहीं मुझे मीडिया के सामने वोटिंग के टाइम वो करते हैं? क्यों मुझे सिक्रेट रख के लेके जाते हैं? क्योंकि उनका पल्ला खुल जाएगा कि मुर्दा वोट भी करता है। अभी मैं एक 3-4 महीने पहले वोटिंग भी करके आया हूँ। काफ़ी वहाँ जो है कि मामला सुर्खियों में रहा। एडीएम सिटी फाइनेंस का मैं पैर पकड़ के जो है गिड़गिड़ा रहा था कि साहब ज़िंदगी तो हमारी खारिज किए ही हो और पर्चा भी खारिज किए जा रहे हो, मुझे कब जिंदा करोगे साहब? अब पता लगा जिंदा तो किए नहीं, पुलिस के हवाले कर दिए। लो 151 उसमें ले गए, 144 धारा में 61 बार मेरी गिरफ्तारी हो गई है। अब 61 बार अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी मैम तो क्या हाल होगा? किस बेस पे आपको गिरफ्तार किया गया है? नज़रबंद कि मतलब ये हाईलाइट पर्सन है, मुर्दा आदमी है। अभी मैं किसी को मार दूं तो मुझ पे कौन सी केस होगी, या कोई मुझे अगर मार दे तो कौन सा केस होगा? इसलिए लोग, अभी मैं डिबेट पे भी बैठता हूं तो 4-4 बाउंसर मेरे आगे पीछे लगा दिए जाते हैं। क्यों लगा दिए जाते हैं? अगर मुझे कोई क्राइम करके ही जिंदा होना होता तो मैं कब का किसी को ठोक देता या बम बांध के ही सांसद पार्लियामेंट में कूद जाता कि चलो सना हम तो मरे ही है, साथ में तुम लोग भी मरो। अपनी पहचान
ढूंढने के लिए आपको खुद ही संघर्ष करना पड़ रहा है, जो कि वो आपको पहचान भी नहीं दे रहे और साथ ही साथ आपकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। जी जी, ये लोग ये कह सकते हैं कि अपना जो इनका काला चिट्ठा है उसको छुपाने के लिए ये लोग नज़र बंद, जिसको कहा जाता है, नज़र बंद कर देते हैं कि ताकि ना ये फ्रंट पे आए, ना मीडिया कवर करेगी, ना मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएगा और ना आगे बात बढ़ेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री से भी मैं 3 बार मिल चुका हूं। हाँ, मुख्यमंत्री जी से उन्होंने आश्वासन दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने 24 घंटे में आपको जिंदा करेंगे। 24 महीना बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब जाता हूं तो पुलिस आगे रोक लेती है। तो अब जब मैं मिलूंगा उनसे या मुलाकात होगी तो सबसे पहले तो मैं यही क्वेश्चन करूंगा ना कि आपकी दूसरी बार सूबे में सरकार बनी है, आप बोले थे 24 घंटा में जिंदा करने के लिए, क्यों नहीं जिंदा किया गया? मतलब सिर्फ करनी या कथनी में कोई अंतर नहीं है। एक फोटो हम खिंचवाने के लिए बोले योगी आदित्यनाथ जी से, तो बोले कि आप जिंदा हो जाओगे तब आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। मतलब आप भी मुझे जब मान रहे हो कि मैं मरा हुआ हूँ। मतलब धिक्कार है ऐसा सिस्टम, ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्था को कि जो एक मरा आदमी बार बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उनके काफिले में कूद गया, हाई अलर्ट मुझ पे लगा दिए कि बोले कि अगर ये बाहर रहेगा तो किसी के मंत्री के गाड़ी के आगे आ जाएगा, कुछ भी कर देगा। दहशत तो है मेरे नाम की। अभी मैं डीएम के यहाँ पहुँच जाऊँ तो डीएम अंदर से वो ऐसे वो कांच वाला शीशा रहता है मैम, उस पर्दा हटाते हैं ना, वैसे वो देख के बोलेगा बाहर देखो मैं जिंदा हूँ, बैठा है कि चला गया। मतलब डीएम अपने असिस्टेंट को, पीआरओ को बोलेगा बाहर बैठो देखो जिंदा अभी घूम रहा है, बैठा है कि चला गया। नाम का दहशत है, काम 0 बटा सन्नाटा। अगर नहीं भी जा रहा हूँ तो उनके जो शागिर्द लोग हैं आएंगे, लाठीचार्ज करेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, गाली देंगे, और उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? जो उनकी औकात होती है वो दिखाते हैं। तो बोले आजमा लो साहब, मुर्दे पे भी लाठीचार्ज का पावर दिखा लो। कब तक दिखाओगे? लेकिन जब ऊपर वाला अपनी लाठीचार्ज का पावर दिखाएगा ना, तब आपको कहीं जगह नहीं मिलेगा। एक तरीके से जितना मैं जान पा रही हूँ, सरकार के काफ़ी अधिकारी, ऊंचे ऊंचे पद के लोगों ने आपसे बातचीत करी है, आपका इंटरव्यू लिया है, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पे शायद वो आपका यूज़ करते हो कि हाँ आप एक सुर्खियों का हिस्सा बन चुके हो, शायद वो आपका यूज़ करना चाहते हो। आप इसी मुद्दे पे क्या बोलना चाहोगे? इलेक्शन, वही कह रहा हूँ मैम कि इलेक्शन के टाइम ये लोग जिंदा कर देते हैं कि ताकि इलेक्शन के टाइम अभी बोलेंगे हाँ हाँ आप कांग्रेस में मरे हो, बीजेपी जिसकी भी सरकार रहेगी, अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी वालों का डिबेट पे बैठे तो बोले कि कांग्रेस में मरे हो संतोष मूरत सिंह मैं जिंदा हूँ और बीजेपी में आपको जिंदा कर दिया जाएगा। तो ये तो रोटी सेक लिए कि भाई बीजेपी मुर्दे के सपोर्ट में बोल रही है। अरे सिर्फ बोलना ही नहीं होता है मैम, करनी और कथनी दोनों करके दिखाइए ना। आप बोल तो दिए, एक तरीके से आपके जीवन को खेल बना दिया बस 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 पूरा। वो बॉलीवुड में फिल्में बना के लोग कमा रहे हैं और पॉलिटिक्स वाले जो है कि अपनी रोटी सेक रहे हैं कि फलाने पार्टी में मरे हो, फलाने में जिंदा कर दूंगा, और आप लोग के डिपार्टमेंट टीआरपी में चलने दो, टीआरपी है अगले की, चलने दो। नहीं नहीं, इस चीज़ को तो श्योरिटी मैं आपको दे रही हूँ कि हमारी मीडिया में ऐसे इस तरीके का कुछ नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को तो माइंड से निकाल दीजिए अपने। बोले मैम कुछ लोग होते हैं, मैं मानती हूँ कुछ लोग होते हैं, पर हमारी साइड से ऐसा कुछ नहीं है मैम। दूध का जला हुआ ना, वो गाँव में एक कहावत है कि दूध का जला हुआ वो छाछ होता है ना, वो भी फूंक के पीते हैं। तो मैं तो पग पग पे ठोकर खाया हूँ, फेस किया हूँ कि अभी मैं आपको रिस्पेक्ट से साहब कह रहा हूँ और 1 सेकंड में आपका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। आपको हम सम्मान दे रहे हैं और आप माँ बहन की गाली दे रहे हो, तो कितना फील होता होगा मैम, कितना मतलब उस चीज को तो मैं खुद ही समझ रही हूँ। 20 सालों से आप अपनी पहचान ढूंढ रहे हो, आपके अंदर कितना दुख होगा उस चीज को मैं समझ रही हूँ। किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट तो आप करना पड़ेगा ना हर चीज के लिए। हाँ मैम, अब मुर्दा अब यही बचा ही है भारत में। अब जिंदों का सपोर्ट से काम नहीं हो रहा है, मुर्दों का ही सपोर्ट रह गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे सामने बैठे हो, हम आपको जिंदा मान रहे हैं जी, लेकिन आपके लिए ही हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे आपके मानने से अगर ये हो जाता मैम तो क्यों आज तक मैं ऐसे रहता? क्योंकि आपका काम दिखाना है, हमारा काम अपना पक्ष रखना है, लेकिन करना न करना ये तो सरकार के हाथ में है ना। सरकार की आंखें कैसे खुलेगी? आज अगर आप ज़्यादा सरकार विरोधी भी अगर कुछ दिखाने जाते हो, आपको भी उठा के बंद कर देंगे, आप पे भी धारा लगा देंगे। आज लोकतंत्र भी दबते जा रहा है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप युवा हैं, यंग हैं, इसलिए आपको सलाम है, नमस्कार है, प्रणाम है, आपके जज्बे को सलाम है। आप ऐसे ही जो है कि दुखी, पीड़ित, लाचार व्यक्तियों की आवाज़ बनते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और एक निवेदन भी करेंगे कि करनी और कथनी, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंट होता है, तो वही कहो जो आप कर सकते हो। सिर्फ आश्वासन पे मुर्दे जिंदा नहीं होते हैं मैम, उनको प्रैक्टिकल चाहिए।
ये लाया, ये दिया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये चाहिए। हाँ ठीक है, आपके साथ हम हैं, आपके साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर वास्तव में मेरे साथ कोई होता ही तो आज मुझे दर दर की ठोकर क्यों खानी पड़ती? वास्तव में मुझे अगर कोई महसूस ही करता या उसकी आत्मा जागी ही होती तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता? 2 रोटी के लिए जलील होके मुझे लाइन में लगना पड़ता। कहाँ मर गए थे सब? मैं मरा हूँ ना, आप तो जिंदा थे। समाज सेवक है, मेरे बारे में कितने समाज सेवक लोग स्टेटमेंट आप उस पर देखेंगे, डिबेट पे बोलते हैं, अरे मैं जिंदा हूँ को मैं इतने सालों से जान रहा हूँ, आई एम सपोर्टिंग, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं करती हूँ। लेकिन उन्हीं पक्ष को अगर आप दूसरे दिन फ़ोन करते हो, महिला अगर हैं, अगर उनको फ़ोन करते हो, नमस्ते मैम मैं जिंदा हूँ, संतोष मूरत सिंह बोल रहा हूँ, हाँ संतोष आई कॉल बाइक यू, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पुरुष है, हाँ संतोष मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हो गया कहानी। तो वही मैं कह रहा हूँ मैम कि हर सिक्के के 2 पहलू जैसा हो गया है। मतलब आदमी का चेहरा दिख कुछ और रहा है लेकिन अंदर से कुछ और हो रहा है। मतलब करनी कथनी जैसा हो जा रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा मैम कि कौन यहाँ पे कितना सच्चा है कितना झूठा है। मतलब हर चेहरे पे चेहरा चढ़ा हुआ है। मतलब उस चेहरे को उतारना, उसको झकझोड़ना, उसके अंदर घुस के फाइट करना टफ हो रहा है, टफ हो रहा है उसमें। क्योंकि अगर आप इतनी बातें अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में बोलो, वो तुरंत उठ के पीटने लगेगा। मान लिया ना, मौका भी देख रहा है। अगर ये मीडिया नहीं होती तो अभी मुझे यहाँ से उठा देते, अभी यहाँ लाठीचार्ज कर देते। लेकिन आज भी लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, इसीलिए देश चल रहा है। जिस दिन लोकतंत्र मर गया समझो देश मर गया। अभी कुछ लोग आए, बोले कि आपको जिंदा होना है तो आपको फास्ट एक ट्रैक देता हूँ, आप तुरंत धड़ाधड़ जिंदा हो जाओगे। बोला बताइए सर मैडम, जैसे सबका सुन रहा हूँ आपका भी सुनूं। बोले आप हिंदू मुसलमान करो, आप जिंदा हो जाओगे। बोले ये भाई डंडा किधर गया, चप्पल किधर गया? सीधा ऐसे ही। मुझे हिंदू मुसलमान विवाद में पड़ के नहीं जिंदा होना है। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी ज़िंदगी दे के ज़िंदा होना चाहूँगा। लेकिन किसी की ज़िंदगी लेके और बेवजह किसी को जलील करके या बेवजह हिंदू मुसलमान करके मुझे ज़िंदा ना होना था, ना होऊंगा। भले ही मैं मरे ही मर जाऊँ, लेकिन मुझे ये सब फालतूगिरी करके नहीं करना है। अभी बोले आप बनारस के हो, आप ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है अभी वहाँ पे, आप एक सेलिब्रिटी हो, आप उस बारे में भी कुछ चर्चा करें। तो बोले देखिए ऐसा है कि आज मस्जिद मंदिर ये जो लोग कर रहे हैं ये सब मतलब भ्रमित करने वाली, ये नेताओं की पॉलिटिक्स बातें हैं। इसमें जनता को ध्यान नहीं देना चाहिए। आप बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्कूल की बात करिए, अस्पताल की बात करिए, जिससे कि लोगों का कल्याण हो। भूख की बात करिए, राशन की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए। इन सब चीज़ों का पे आप वो करिए ना। आप आ गए एक ट्रैक पे हिंदू मुसलमान करिए। अरे भाई मैं क्यों करूं हिंदू मुसलमान? मैं तो मुझे भूख लगती है तो मैं मस्जिद में भी चला जाता हूं, भले ही जलील होता हूं, मंदिर में भी चला जाता हूं, भले ही जलील होता हूं, सरकारी विभाग वाले पुलिस के पास भी चला जाता हूं, भले ही जलील होता हूं, चला जाता हूं, CRPF वालों के पास चला जाता हूं, भले ही जलील होता हूं, चला जाता हूं। जलील होना वो ये उनका संस्कार, उनके संस्कार पे डिपेंड करता है कि आपका क्या संस्कार है। आप किसी को जलील करके 2 रोटी देना चाहते हो या किसी को सम्मान पूर्वक देना चाहते हो, तो ये तो आपके संस्कार पे डिपेंड करता है मैम। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब बातों से परे होके आपको सबसे मेन चीज़, अहम बात जो है, मानवता और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर किसी दुखी व्यक्ति के प्रति अगर आप किसी का दुख देखते हैं और आपको जब दर्द होता है कि अरे यार ये व्यक्ति दुखी है, अभी मुझे किसी ने जैसे खाना दे दिया और मैं ये कैंप से बाहर निकला, मैं देखा कि एक अम्मा भूखी सोई है, उसके पास नहीं है खाने को, तो मैं अपना भूख भूल गया। मैं बोला ले अम्मा तू खा, मैं जवान हूँ, मैं एक दिन भूखा भी रह लूँगा, लेकिन तू बूढ़ी है, तू खा ले। बोली बेटा तू इतना जलील होके खाना लेके आया है, तू खा। नहीं खाया, मैं उसको खिलाया। तो ये बोलते हैं दर्द का एहसास, जिसको बोलते हैं ना, किसी गरीब की पीड़ा को आप महसूस करो, ना कि उसको टॉर्चर करो। अरे यार तू तो मरा हुआ है, अरे यार तू ये है, अरे यार क्यों? बोले जले पे नमक छिड़क के साहब क्या मिलेगा आपको? अगर किसी का मरहम नहीं बन सकते तो क्यों आप बारूद बन के उस पर जख्म को कुरेद रहे हो? ये वजह है मैम।
तो नमस्कार, मैं ऋतु तिवारी, वंदे मातरम इंडिया न्यूज़ से। आज मैंने आपकी बातचीत कराई है संतोष मूर्ति सिंह जी से, जिन्होंने अपनी कहानी हमें बताई। 20 साल से ये अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों में इनकी मृत्यु घोषित कर दी गई है। ये इनके लिए सरकार ने अलग अलग, अखिलेश यादव जी, बाकी के मंत्री वगैरह भी आए, यूपी के मंत्री भी आए, बाकी मंत्री भी आए, उन्होंने एक्शन लिया। इलेक्शन के टाइम पे इनका यूज किया गया है, इनकी पहचान के लेकर इनको मुद्दा बनाया गया है, परंतु ये अपनी 20 सालों से पहचान ही नहीं ढूंढ पाए हैं। परिवार के जो सदस्य हैं, इनके जो रिलेटिव्स हैं, इन्होंने भी इन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। हालांकि चेहरा जो है इंसान की पहचान होता है, उसके बावजूद भी इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? इनकी आंखें भर आई हमसे बातें करते हुए। उनके 20 सालों का दर्द वो अपनी जवानी उन्होंने बताया है। तो मैं सरकार से यही विनती करना चाहूंगी कि इनकी समस्या की ओर ध्यान दिया जाए, इनको इनकी पहचान वापस दी जाए। धन्यवाद। महासभा का सदस्य और गुर्जर एकता मंच का अध्यक्ष, यार ये ऐलान करता हूँ कि हम भाई के साथ देंगे, हमारी कौम पूरी साथ देगी। और जो भाई जो भी हमें ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में डालूंगा, जो भाई हमारा इस भाई का साथ देना चाहे, मेरा भाई, वो मेरे को मैसेज करे, व्हाट्सएप करे। हम इस प्रशासन को अपनी ताकत दिखाएंगे और इस भाई के साथ देंगे। यार मुझे भी रोना आ गया भाई, हम आपके साथ हैं, धन्यवाद। है ना।